हेलो दोस्तों। आज का हमारा विषय है वेल्डिंग। आज हम वेल्डिंग के बारे में जानने वाले हैं। चूँकि हमने इसका पिछला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी हमारे फास्टनर्स के बारे में। अब हम फास्टनर्स में ही आगे चलेंगे, चूँकि वेल्डिंग जो है वो भी हमारे बंदूकों में ही आता है, लेकिन हम वेल्डिंग के बारे में कुछ और भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग की। तो देखिए वेल्डिंग क्या है, तो हम कह देते हैं कि वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी तकनीक है जिसमें दो समान धातु या फिर असमान धातुओं को क्या किया जाता है, एक विशेष तापक्रम पर उन्हें गर्म करके दोनों जोबों को इतना गर्म कर दिया जाता है कि वो पिघलने की स्थिति में आते हैं, लेकिन हम उसे पिघलने नहीं देते और उन्हें वहीं पर ही क्या करते हैं, आपस में टाइट करके एक जगह रख देते हैं। तो हम कह देते हैं कि वह क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वह एक जोड़ बना लेंगे मजबूत। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए जिसमें हम किसी भी फीलर रोड को, जो भी उसके अंदर भरा जाने वाला है, वह गर्म करके एकदम पानी की तरह पिघला करके उन दोनों जोबों के बीच में डाल करके एक मजबूत जोड़ बना लेते हैं। तो हम वहां पर एक पूरक, यहाँ हम उसे बोलते हैं फीलर मेटल, कि जिसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेल्डिंग की विधियों की। तो देखिए सामान्यतः जो हमारी वेल्डिंग होती है वह हमने पढ़ा होगा या हमने कभी इनके बारे में सुना होगा, जिसमें सबसे पहले ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग या हेटरोजीनियस वेल्डिंग, इनके बारे में हमने हमेशा बात की है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग और होमोजीनियस वेल्डिंग यह दोनों एक समान ही होती है, या हमने सुना होगा समांगी वेल्डिंग या फिर विषमांगी। देखिए समांगी मतलब होता है समान अंग वाली, विषमांगी मतलब होता है विषम अंग वाली। जैसे यदि हम बात करें ऑटोजीनियस की, तो इसमें हमें दो धातुएं, जैसे अगर मान लीजिए हमने अगर जैसे माइल्ड स्टील को जोड़ना है माइल्ड स्टील के साथ, तो उसके लिए हम जोड़ने वाला जो फिलर मेटल है वह भी माइल्ड स्टील ही लेंगे। यह पहले यही वेल्डिंग काम में ली जाती थी, लेकिन फिर इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे इसको एक और नाम दिया गया होमोजीनियस वेल्डिंग, कुछ लोग इसे होमोजीनियस वेल्डिंग भी बुलाते थे, जिसमें बिल्कुल सेम वही बात थी कि माइल्ड स्टील को माइल्ड स्टील से जोड़ने के लिए माइल्ड स्टील ही फीलर रोड को प्रयोग में लिया जाता था। ये दोनों ही समांगी वेल्डिंग थी। लेकिन उसके बाद चूंकि हम लोगों ने देखा कि और भी विभिन्न प्रकार की धातुएं थी जिन्हें आसानी से जोड़ना था, तो वहाँ पर जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पे कई बार वाइस के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें लेग वाइस आती है। लेग वाइस में आपने देखा होगा कि जिसकी बॉडी जो होती है वो रोट आयरन की होती है, उसके जो जा होते हैं वह कार्बन स्टील के होते हैं, हाई कार्बन स्टील के होते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए हम माइल्ड स्टील काम में लेते हैं। तो तीनों धातु ही अलग प्रकार की है। तो इस प्रकार की उस विधि के द्वारा, जिसके द्वारा जोड़ा गया, उस विधि को हमने कहा हेटरोजीनियस। जिस विधि में हमने अलग अलग धातुओं को किसी अलग मटेरियल से या उनमें उन दोनों में से ही किसी एक मटेरियल से भी जोड़ा जा सकता है। तो चूंकि उसमें विषम अंग वाले जो हैं जोड़ बनाए जा रहे हैं, इसीलिए हम उसे विषमांगी बोलते हैं और यह हेटरोजीनियस के नाम से जाने लगी। चलिए इसके बारे में और थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं देखिए वेल्डिंग के प्रकारों की। तो सबसे पहले अगर वेल्डिंग की बात की जाए तो देखिए वेल्डिंग में हम सबसे पहले बात करते थे सॉलिड स्टेज वेल्डिंग की। उसके बाद आया फ्यूजन वेल्डिंग। सॉलिड स्टेज जो वेल्डिंग थी, इसमें चूंकि हम लोग धातु को आपस में रगड़ करके गर्म करते थे। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से, जिसमें हम धातु को क्या करेंगे, इतनी जोर से इतनी स्पीड से घुमाएंगे कि धातु का धातु के साथ घर्षण होगा। घर्षण के कारण यह धातु को इतना गर्म कर देगी कि वहां पर जो मटेरियल है वह अपने आप ही पिघलने लगेगा और पिघल करके यह जो हमारे जॉब के जॉइंट्स हैं उनके बीच में जाकर के भरने लगेगा। इस प्रकार से यह जो वेल्डिंग होगी यह हमारी सॉलिड स्टेज वेल्डिंग कहलाती है। चूंकि इस प्रकार की वेल्डिंग में एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हमारा वेल्ड पुल बनता है वह सिर्फ ऊपर ऊपर भागते के रहता है, यह गलने के बाद ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाता। इसीलिए हम कहते हैं कि यह जो जोड़ बनता है यह काफ़ी मजबूत नहीं होता है। इसीलिए इसको और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाने के लिए यह दूसरी वेल्डिंग जो है यह हम लोग चलन में लेके आए, जिसे हमने कहा फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग जो होती है, इसमें हम लोगों ने
किसी भी माध्यम से दूसरी जो रोड है, जो फिलर मेटल है, उसे इतना गर्म किया गया कि यह दो जुड़ने वाले जो हमारे जॉब हैं या पार्ट हैं उनके बीच में इसे इतना गर्म कर दिया जाता है कि यह पिघलने लगती है, और पिघलने के कारण यह हमारे जो वेल्ड पुल होता है यह बनाता है, और यह जॉब के बीच में जो जगह छोड़ी जाती है, जो पुल होता है, उसमें जाके भरने लगता है। तो इसके कारण इनकी जो गहराई थी वह काफ़ी अधिक रहने लगी। इसके द्वारा बनने वाला जो जॉब था, या हम ये कहें कि इसके द्वारा जो बनने वाला पुल था, वह जॉब को काफ़ी दूर तक और गहराई तक पकड़ता था, इसीलिए इस प्रकार के जोड़ में काफ़ी मजबूती आई। अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस वेल्डिंग की, क्योंकि इससे पहले अभी हमने बात की थी जिसमें हमने समझा था कि सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और हमारी जो होमोजीनियस है वेल्डिंग, उनमें क्या फ़र्क है, या हम कहें कि फ्यूजन या नॉन फ्यूजन जो वेल्डिंग है उनमें क्या फ़र्क था। लेकिन अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनियस, क्योंकि अब हम लोगों ने अलग अलग धातुओं को अलग अलग मटेरियल से जोड़ना सीख लिया था, लेकिन उसमें भी जोड़ने के कई प्रकार थे। जैसे हम बात करें कि हम सोचते हैं कि आज के समय में ही क्या है वेल्डिंग शुरू है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में नहीं, ये पुराने समय में भी, काफ़ी पुराने सदियों में भी, जैसे हम कहें कि आपके जैसे 1500 ईस्वी में भी क्या है वेल्डिंग हुआ करती थी, चलती थी, लेकिन उस समय जोड़ने का जो तरीका था वो तरीका थोड़ा सा अलग था। तो उसी के आधार पर हमने उन्हीं में ही थोड़ा सा सुधार किया और ये विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग निकाल ली, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन या फिर बिना दबाव के वेल्डिंग, जिसमें हम दो जॉबों को इतना अधिक गर्म करते हैं कि वो पिघलने लगते हैं और पिघल करके एक मजबूत जोड़ बनाने लगते हैं। या हम ये कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक वेल्डिंग वाला जो पुल होता है वो तैयार किया जाता है, जिसके उसके जो किनारे होते हैं उन्हें गर्म करना शुरू किया जाता है, और उन्हें इतना गर्म कर दिया जाता है कि ये पिघल कर उस पुल में स्वतः ही यह मटेरियल भरने लग जाता है, जिसमें हम ना तो कोई दबाव लगाते हैं, ना ही किसी दूसरे फिलर मेटल को इसमें जोड़ते हैं। यह अपने आप ही गल करके एक मजबूत जोड़ बना लेता है ठंडा होने के पश्चात। इसीलिए हम इसे कह देते हैं बिना दबाव वाली वेल्डिंग, जिसे हम कहते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, या हम इसे विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग भी कहते हैं। देखिए, विद्युत इसमें प्रतिरोध के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रांसफ़र काम में लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी या डीसी दोनों पे काम करता है, दोनों ही अलग अलग हम काम में लेते हैं, कार्य के अनुसार इसे काम में लिया जाता है। दूसरी चीज़, हम यहाँ पर जो हमारी वर्क केबल होती है उसमें अर्थ दिया जाता है, और पॉजिटिव जो होता है उसको हम एक इलेक्ट्रोड होल्डर के रूप में काम में लेते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो लगाई जाती है। इसको हम जो है एक बाहरी एम्पियर, या हम ये कहते हैं कि जैसे 50, 100, 150, 200 कि इस प्लेट की मोटाई के अनुसार यह एम्पियर रखा जाता है। जॉब के जो मोटाई होती है प्लेट, उसके अनुसार यह एम्पियर रखा जाता है। और उसके बाद जब हम इस पॉजिटिव पोल की इस रोड को, इलेक्ट्रोड को, जब हम यहाँ पर अर्थ के साथ क्या करते हैं, टच करते हैं, तो टच करने पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक अर्क, या हम ये कहते हैं गर्मी उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह फीलर जो रोड है यह पिघलना शुरू कर देती है। चूँकि हम चाहते भी यही थे कि यह रोड पिघलना शुरू कर दे, और हम इसे क्या करते हैं कि जो हमारे द्वारा बनाया गया जोड़ है या जॉब का जो कॉर्नर है, उनको हम उनके बीच में लगा करके यह फिलर रोड उसमें भरना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार यह वेल्डिंग जो होती है, चूंकि यह विद्युत के माध्यम से की जा रही है, विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग, इसीलिए यह कहलाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर और सॉलिड वेल्डिंग। तो हम इसे सॉलिड अवस्था, या हम इसे कहते हैं कि ये जो वेल्डिंग है, इस वेल्डिंग के अंदर हम लोग दोनों जो धातु होती है, देखिए धातु को जब भी गर्म किया जाता है तो यह सबसे पहले, देखिए धातु की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है ठोस, उसके बाद हम इसे मुलायम करते हैं, फिर सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं, उसके बाद यह लिक्विड के रूप में बदलने लगती है। तो हम ना तो उसे ठोस रखते हैं, ना ही उसे लिक्विड फॉर्म में बदलने देते हैं। तो इसी एक ऐसी अवस्था जिसमें यह सॉफ्ट हो जाता है, तो हम उस अवस्था में यहाँ पर 2 प्लेटों को ऊपर रख करके किसी मशीन के द्वारा इसे दबाया जाता है, और उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है, दबा करके रख दिया जाता है। तो अब जब ये जोड़ बनाता है ठंडा होने के बाद, तो बेहतर जोड़ बना लेता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पुराने समय में जो वेल्डिंग काम में ली जाती थी, वह हमारी यही सॉलिड प्रेस वेल्डिंग काम में ली जाती थी, जिसमें हम लोग जो है इसे दबाव के द्वारा गर्म करके जॉब को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, और उसके बाद इसे
प्रेशर से भींच करके ठंडा होने के लिए रख देते थे, जिसके कारण ये एक मजबूत जोड़ बनाते थे। कई बार एग्जामों में सवाल आता है और पूछा जाता है कि प्लास्टिक वेल्डिंग किसे कहते हैं। देखिए, प्लास्टिक वेल्डिंग भी इसे ही कहते हैं, यह प्रेशर वेल्डिंग ही कहलाती है, क्योंकि इसमें जैसे आपने देखा होगा कि लेमिनेशन कराते हुए, तो लेमिनेशन जैसे आपने मार्कशीट वगैरह को कभी लेमिनेट करवाया होगा, तो लेमिनेट करवाते समय आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ क्या होता है कि पॉलीथीन लगा दी जाती है। उसके बाद हार्ड पॉलीथीन होती है वो, और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके किनारे को एक मशीन के द्वारा, जो हॉट मशीन होती है उसके द्वारा उसके किनारे को गर्म करके चिपका दिया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसके किनारों को गर्म करके और प्रेशर से, दबाव के द्वारा इसे चिपका दिया जाता है। आज के समय में यह वेल्डिंग देखने को आपको मिलती है, जिसे हम स्पॉट वेल्डिंग भी कहते हैं, जिसमें इसी तरीके के जो दोनों पॉइंट होते हैं, इनके द्वारा सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को गर्म किया जाता है जिन्हें चिपकाना होता है। तो इस तरीके की जो वेल्डिंग होती है ये प्रेशर या फिर ठोस जो हमारी अवस्था वेल्डिंग कहलाती है। इसके बाद अगला आता है ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेज वेल्डिंग जो होती है, इस विधि के अंदर, चूंकि यह भी ब्रिजिंग या हम ये कहें कि गैस वेल्डिंग से पहले यह तकनीक काम में ली जाती थी, जिसमें हम लोग एक पोर्ट के अंदर यहाँ पर हम क्या करते थे कि जो कॉपर है वह पिघला करके रखते थे। इसमें एक भट्टी चाहिए होती थी और उस भट्टी में इसको पहले से ही हम इसको पिघला के रखते थे। जिस तरीके से हम चाय बना करके फिर कप में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, बस इसे छानना नहीं होता था, इसे हम जो है गर्म करके, जो यहाँ पर हमारा कॉपर होता था, तांबा होता था, उसे बहुत ज़्यादा पिघला के रख लेते थे। उसके बाद जब क्या होता था, हमें जो जॉइंट होते थे जो जॉब के, उनके बीच में इसे डाल दिया जाता था। लेकिन इन जॉबों को गर्म करना ज़्यादा जरूरी था। इनके किनारों को पहले गर्म करने के बाद ही क्या किया जाएगा कि यहाँ पर लगा हुआ कॉपर इनके बीच में भर दिया जाएगा, और उसके बाद जब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ा जाएगा तो यह एक मजबूत जोड़ बना लेंगे। लेकिन आज के समय में चूंकि जो ब्रेज वेल्डिंग है, इनमें समस्या ये आती थी कि हमें उसके लिए बहुत बड़ी भट्टी चाहिए थी और वहाँ पर व्यक्ति विशेष को आना पड़ेगा, मतलब हम यह वेल्डिंग कहीं और नहीं ले जा सकते थे। हमें कई बार ऐसा होता था कि जो जॉब है वह आना थोड़ा सा मुश्किल होता था, कि वह किसी शॉप पर, वर्कशॉप में नहीं पहुंच पाता था, तो वहां जाकर के ही वेल्डिंग करना पड़े। तो इस प्रकार की वेल्डिंग में यह थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। इसमें क्या परिवर्तन किया, तो देखिए, इसके बाद हमने इसमें परिवर्तन ये किया कि हमने वहाँ पर देखिए 2 गैसों को प्रयोग में लिया, जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन आ गई, और उस गैस के माध्यम से हमने वहाँ पर आग जो है वो डायरेक्ट जॉब के पास में ले गए। परिणाम ये हुआ कि अब हमें फीलर रोड जो है वह पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उसे पहले ही पिघला के नहीं रखते हैं। अब हमें जो भी जॉइंट होता है वहाँ पर हम इस गैस के माध्यम से, इस आग की लो के माध्यम से इस जॉब को भी गर्म कर लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो फीलर मटेरियल है उसे तुरंत गर्म करके, पिघला करके एक जोड़ बना दिया जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो चलन में आई थी वह ब्रेज वेल्डिंग आई थी, और ब्रेज वेल्डिंग के बाद इसमें इसका जो विस्तृत रूप था, इसका सुधरा हुआ रूप जो है वह ब्रिजिंग के नाम से जाने लगा, जिसे हम आज गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अर्क वेल्डिंग के प्रकारों की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है मेटल अर्क वेल्डिंग। अर्क वेल्डिंग जो थी, इसमें चूंकि अर्क बनाई जा रही थी, अर्क से मतलब है कि हम यहाँ पर डीसी करंट या एसी करंट को काम में लेते हैं, जिनमें हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर प्रयोग में लिया जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि बिजली, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 हम लोगों ने पोल बनाए, जिसमें नेगेटिव पोल के द्वारा जॉब को पकड़ा गया, और पॉजिटिव पोल जो है उसे एक हैंडल या हम एक होल्डर के अंदर फीलर मेटल जो है लगा करके, जी हाँ, ये फीलर मेटल होता है, एक रोड के रूप में होता है, इसके अंदर से जब हम लगभग 20 एम्पियर 30 एम्पियर से ऊपर, जैसे अगर हमें वेल्डिंग करनी होती है तो यह 50, 100, 150, 200, 250, 300 एम्पियर तक हम इसे देते हैं, जिसके कारण आपने देखा होगा कि देखिए 15 से 20 एम्पियर अगर जाएगा तो ये आराम से उसको सहन कर लेगा, लेकिन जैसे ही 50 एम्पियर जाएगा तो यहाँ पर यह इतना गर्म हो जाएगा कि ये पिघलने लगेगा, बिल्कुल हमारे फ्यूज की भांति, कि जैसे फ्यूज में जब धारा का मान बढ़ जाता है या हम ये कहें एम्पियर बढ़ जाते हैं तो हमारा वो फ्यूज गल जाता है। सेम उसी प्रकार से जब इसके दूसरे छोर से बहुत ज़्यादा मात्रा में एम्पियर की 50 एम्पियर तक निकलेगा या
जहां हमारा 100 एम्पियर निकलेगा तो ये उसे सहन नहीं कर पाएगा। परिणाम ये होगा कि हमारा जो फीलर रोड है, फीलर मटेरियल, यह पिघलना शुरू कर देगा। और चूंकि ये हम जानते हैं कि भाई हम चाहते ही यही थे कि ये पिघले, लेकिन इसे पिघलाने के लिए, ऐसे गलाने के लिए हमने एक माध्यम काम में, इस प्रकार की वेल्डिंग में हमने चूंकि ट्रांसफार्मर को काम में लिया। और चूंकि जो ट्रांसफार्मर है इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे, लेकिन हम उससे पहले बात करें कि देखिए मेटल अर्क वेल्डिंग में जो है हम लोगों ने विद्युत को काम में लिया और हमारे यहाँ पर जो फीलर रोड है उसे एक अर्क के माध्यम से, इतना ज़्यादा क्योंकि हमने एम्पियर वहाँ पर दिया, एम्पियर देने के कारण यहाँ पर जो हमारा फीलर मेटल है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुआ और वह जॉब में पिघलने लगा, जिसके कारण हम जो चाहते थे कि यह जो हमारा वेल्डिंग पुल है उसमें जाकर के यह भरना शुरू करे और एक जोड़ मजबूत बनाए। तो चूंकि यहाँ पर हमने एक बिजली या हम विद्युत को काम में ले रहे हैं और इसके द्वारा हम एक अर्क बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसे मेटल अर्क वेल्डिंग कहा। यह सामान्यतः हाथ से या हम ये कहें कि मैनुअल की जाने वाली वेल्डिंग है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्बन अर्क वेल्डिंग की। इसी विधि में हमने थोड़ा सा और परिवर्तन किया और इसमें एक नॉन कंज्यूमेबल, जी हाँ, ये जो इलेक्ट्रोड होती है यह पिघलने वाली नहीं होती है, इसका काम होता है यहाँ पर गर्मी पैदा करना, जिसके कारण यहाँ हम ये कहें कि यहाँ ये अर्क बनाएगा और अलग से एक फीलर मटेरियल जो है वो काम में लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह उस अर्क के संपर्क में आने पर पिघलने लगती है। जब इसे चलाया जाता है तो इसका काम होता है हमारे जॉब के जो दोनों छोर होते हैं उन्हें गर्म करने का। और जैसे ही हम फीलर मेटल उसके पास में लेके जाते हैं तो चूंकि यह पिघलने लगता है और हमारे वेल्डिंग पुल में जाकर के भरने लगता है। इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है यह सामान्यतः कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम आदि को वेल्ड करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। इसे कार्बन अर्क वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो आता है जिसे MIG के नाम से भी बुलाया जाता है या हम इसे कहें कि इनर्ट गैस अर्क वेल्डिंग। इस वेल्डिंग की विधि में भी जो है इसमें हम स्पेंगल स्टील या नॉन फेरस धातु की वेल्डिंग बहुत आसानी से की जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें स्पेंगल से मतलब होता है कि जैसे आपने इस तरीके के रोल देखे होंगे, इस तरीके के रोल जो होते हैं या हम इसे क्या करते हैं, जो शीट होती है इन्हें हार्डवेयर टेम्पर साथ के साथ किया जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ काली सी छीट सी आपको दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये हार्डनिंग कर देने के कारण हो जाता है। इससे पहले ये वाइट रहती है, लेकिन अगर इस प्रकार की शीटों में यदि वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पर MIG जो वेल्डिंग होती है या हम इसे इनर्ट गैस अर्क वेल्डिंग के नाम से बुलाते हैं, यह काफ़ी बेहतर ढंग से इसमें वेल्डिंग कर पाती है। इसमें हम लोग जो है एक इनर्ट गैस का जो सप्लाई है वो रखते हैं, जिसके कारण यह हमारे बाहर के वातावरण से संपर्क नहीं बनने देती है, क्योंकि अगर बाहर के वातावरण में चूंकि नमी होती है, यहाँ पर हमारे जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है या विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, यह इस वेल्डिंग पुल के साथ क्रिया ना करे और क्रिया करने के कारण यह इस वेल्डिंग जो हमारा जॉइंट है उसे खराब ना कर दे। इसीलिए वहाँ पर एक गार्ड के रूप में, एक शील्ड के रूप में वहाँ पर एक आवरण बनाया जाता है जो कि इनर्ट गैस के द्वारा वहाँ पर प्रदान किया जाता है। बाकी का काम वहाँ पर एक जो हम नॉन कंज्यूमेबल जो है एक रोड लगा देते हैं, यह चलती रहती है, जिसके कारण हम जो है एक बेहतर जोड़ बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबमर्ज्ड अप अर्क वेल्डिंग। इस प्रकार की जो वेल्डिंग होती है यह पानी के जहाज़ों में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की वेल्डिंग में सबसे कॉमन बात ये होती है, यहाँ कॉमन बात तो जैसे कि यहाँ पर अर्क हम उत्पन्न कर ही रहे हैं, एक फीलर रोड हम यहाँ काम में ले ही रहे हैं, और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ जो हम ध्यान रखते हैं वो ये है कि हमारा जो वेल्डिंग किया जाने वाला जो जोड़ है उसे बाहर की जो सामान्य जो वातावरण में गैसें हैं वो प्रभावित ना कर पाएँ। इस जोड़ को मजबूत ही बनाया जाए या यह कमज़ोर ना होने दिया जाए, उसके लिए हम यहाँ पर जो फीलर रोड है यह बिना लेप वाले तार के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन जो फ्लक्स होता है वह अलग से पाउडर के रूप में सप्लाई किया जाता है जो कि ऊपर होता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पन्न होने वाली जो अर्क होती है या जो वहाँ पर रोशनी होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है। इसका प्रयोग सामान्यतः सबसे ज़्यादा पानी के जहाज़ों में किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला आता है एटॉमिक हाइड्रोजन अर्क वेल्डिंग। देखिए एटॉमिक हाइड्रोजन अर्क वेल्डिंग में हम लोग जो है इसके अंदर एक
जो सतह होती है, या हम ये कहें कि एक छोर से इसमें जो हाइड्रोजन है उस गैस का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि यहाँ पर हम जो है फिलर एलिमेंट के रूप में, यहाँ पर दो चाप के रूप में जो है यहाँ पर जो फिलर मेटल है, जैसे आपने देखा था कि हम फिलर मेटल काम में ले रहे थे भरने के लिए, जैसे ही वो सतह के साथ टच हो रहा था तो वहाँ पर यह बिजली उत्पन्न कर रहा था, जबकि यहाँ पर इसके अंदर ही हम पावर सप्लाई करते हैं, जिसके कारण यह दोनों जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में अपने आप ही एक अर्क बनता है। जिस प्रकार से यदि हम बात करें, आपने देखा होगा कि यदि जैसे स्पार्क के बीच में देखा होगा कि वहाँ पर करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, एम्पियर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह कूद के जब जंप करता है तो हमें वहाँ पर एक चिंगारी दिखाई देती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक चिंगारी, हम ये कहते हैं अर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण यह जो हाइड्रोजन गैस जो इसका आवरण बनाती है साइडों में, वहाँ पर यह उनके अणुओं को तोड़ देती है। क्योंकि इसका प्रयोग भी हम इसीलिए करते हैं ताकि जब यह वेल्डिंग की जाए तो यह भी हमारे वातावरण में मौजूद नमी इसको प्रभावित ना कर पाए और इस जोड़ को कमज़ोर ना बना पाए, जिसके कारण यहाँ पर यह उन अणुओं को तोड़ देती है। चूँकि बाद में यह वापस क्रिया करके जुड़ जाती है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि यह परमाणु विधि द्वारा मोटी जो प्लेटें हैं उनको, या कठोर जो धातुएं हैं उनको बिना किसी मुश्किल से आसानी से जोड़ लेती है। और इस प्रकार से इसके अंदर जो जोड़ होता है वह भी काफ़ी मजबूत होता है। और यह जो फिलर मेटल होता है यह गलने वाला नहीं होता, यह परमानेंट रहता है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक कंज्यूमेबल, या हम ये कहें कि जो फिलर होती है रोड, उसके साथ इसको प्रयोग में लिया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अर्क वेल्डिंग में काम में आने वाले उपकरण और औजार, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो देखिए जो अर्क वेल्डिंग होती है, जब उसे किया जाता है तो वेल्डिंग के दौरान पराबैंगनी किरणें, जी हाँ, और पराबैंगनी किरणें होती हैं, यह निकलती हैं जो कि हमारे आंखों के जो रेटिना होते हैं उसे चोटिल कर देती है। और इससे बचने के लिए हम लोग वहाँ पर एक जो आँखों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शील्ड काम में लेते हैं। यह हमारा फिल्टर ग्लास होता है ताकि यह हमारी आँखों की रेटिना को बचा सके। इसके अलावा वहाँ पर जो हमारी ये पराबैंगनी किरणें होती हैं यह हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, इसके कारण हमारी त्वचा जो होती है वो जलने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए भी हमें पूरे शरीर को ढक के रखना चाहिए, जिसके लिए हमें एप्रन, ग्लव्स और साथ में शूज़ भी काम में लेने चाहिए। देखिए, ग्लव्स की आवश्यकता तो इसलिए होती है क्योंकि उसमें जब छींट निकलती है तो वह चूँकि हाथ पास में होता है तो डायरेक्ट उछल के हाथ पे लग सकती है, तो लोहा पिघल करके अगर हाथ पे लगेगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इससे बचने के लिए हम वहाँ पर हैंड ग्लव्स को काम में लेते हैं। प्लस शूज़ को पहनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वेल्डिंग करने के बाद कई बार क्या होता है कि हमें उसके ऊपर भी खड़ा रहना पड़ता है, तो वहाँ पर गलती से अगर हम वहाँ खड़े रह जाएं, जो वेल्डिंग किया हुआ हिस्सा है, तो वहाँ हमारा पाँव जल सकता है। अगर सामान्यतः हम अगर जो स्लीपर हैं वो पहन के अगर वेल्डिंग करते हैं तो उससे हमारा पाँव जल सकता है। इसके अलावा हमारे जो कुछ स्पेशल जो उपकरण है वो काम में लिए जाते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक होल्डर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक होल्डर जो होता है इसके द्वारा हम जो फिलर मेटल होता है वह पकड़ते हैं। जी हाँ, फिलर रोड जो होती है वो इसके माध्यम से पकड़ी जाती है। इसके अलावा दूसरा आता है अर्थ क्लैंप। अर्थ क्लैंप जो होता है यह भी हमारे अर्थ के लिए काम में लिया जाता है ताकि हम जॉब को आसानी से पकड़ सकें। इसके अलावा हमारे काम में लिया जाने वाला वी ब्लॉक जो होता है ये गोल मेटेरियल को, या हम ये कहें कि जो गोल भाग होते हैं, गोल पार्ट होते हैं, यदि उनकी वेल्डिंग करनी है तो वहाँ पर हम इसके माध्यम से उसे आसानी से सीधा पकड़ करके वेल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आती है वाइस क्लैंप जो होती है यह भी दो पार्टों को पकड़ करके वेल्ड करने में हमारी मदद करती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो चिपिंग हैमर, ये भी एक बहुत ज़्यादा खास टूल होता है क्योंकि जब वेल्डिंग की जाती है तो वेल्डिंग के बाद उसमें आपने देखा होगा कि कई बार जो ऊपर की तरफ एक कवच सा बन जाता है या उस पर एक मटेरियल, एक कवर आ जाता है, कार्बन की परत जम जाती है। उस परत को हटाने के लिए हम चिपिंग हैमर के द्वारा जो है प्रयोग करके हटा देते हैं या उसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसे हटाने के लिए हम एक वायर ब्रश भी काम में लेते हैं। तो वायर ब्रश जो होता है इसके द्वारा इन बीड को साफ किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि देखिए स्क्राइबर, चूंकि हम इसके बारे में भी जानते हैं कि ये निशान लगाने वाला औजार है। यदि वेल्ड करते समय हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि जॉबों को कहाँ तक जोड़ना है तो हम वहाँ पर उसकी मार्किंग पहले से कर सकते हैं। तो मैकेनिक की पेंसिल के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेल्डिंग जॉइंट की।
वेल्डिंग जॉइंट जो होते हैं ये भी हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बट जोड़। देखिए बट जोड़ जो होता है इसमें आमने सामने जॉबों को रख करके वेल्ड किया जाता है। कॉर्नर जॉइंट, जो कि हमें पता है कि अगर जॉब को वर्गाकार या फिर हमें उसे किसी कोण पर, समकोण पर जोड़ना है तो वहाँ पर कॉर्नर बनाना पड़ेगा। या फिर लैप जॉइंट की अगर बात की जाए तो देखिए लैप जॉइंट जो होता है इसमें एक दूसरे के ऊपर रख करके जॉब को जोड़ा जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं टी जॉइंट की, तो देखिए टी में भी हमारे एंगल बनते हैं, लेकिन एज जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में यही फर्क होता है कि कॉर्नर जॉइंट जो होता है वह समकोण पर, जबकि एज जॉइंट जो होता है इसमें मुड़े हुए भाग के किनारों को जोड़ करके जो है यह जॉइंट बनाया जाता है। इसके अलावा वेल्डिंग के लिए हमें हमेशा वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए, ताकि इसके अंदर से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वह किसी भी दूसरे व्यक्ति का ध्यान, उसे, या हम ये कहें कि उसकी वजह से वह परेशान ना हो या फिर उसकी रोशनी जो है उसे प्रभावित ना करे, ताकि उसके कार्य करते समय उसके काम में कोई बाधा उत्पन्न हो। उस समस्या से बचने के लिए वहाँ पर वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे खुले में करते हैं तो इसके द्वारा निकलने वाली जो रोशनी होती है वह किसी दूसरे व्यक्ति का ध्यान भंग कर सकती है, जिसकी वजह से किसी वर्कशॉप में यदि काम हो रहा है तो वहाँ कोई हादसा हो सकता है। यदि आप बाहर किसी प्रकार की वेल्डिंग कर रहे हैं तो वाहन यदि वहाँ से गुजरता है तो वहाँ पर भी वह चोटिल हो सकता है, क्योंकि उसकी जो ध्यान है वो भटकेगा और वह आपकी तरफ दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा वेल्डिंग बूथ का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात कि वेल्डिंग करते समय हमेशा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे या जो हैंड शील्ड है उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। वेल्डिंग जॉइंट्स के बाद हमने बात करेंगे कि वेल्डिंग जो जॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर जो बीड होती है, देखिए ये बीड भी हम जो बनाते हैं वह इस शीट की मोटाई के अनुसार बनाते हैं। जो जॉब होती है इस प्लेट की मोटाई के अनुसार बनाई जाती है, और चूंकि इसका जो आकलन होता है यह हमारे वेल्डिंग गेज के द्वारा किया जाता है। इसे वेल्डिंग गेज के द्वारा नापा जाता है, जो कि रेडियस गेज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वेल्डिंग की मोटाई मतलब शीट की मोटाई और साथ में उसमें बनने वाली बीड जो है उसके आधार पर हम इसे चेक कर सकते हैं कि यह जो जॉइंट है यह मजबूत है या नहीं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की। देखिए चूँकि अर्क वेल्डिंग है तो वहाँ पर हमें बिजली का प्रयोग करना पड़ेगा, और बिजली के लिए हम जो है वह सीधी सप्लाई नहीं लेते हैं, जिसके लिए हमें ट्रांसफार्मर या किसी मोटर जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें हम अगर सबसे पहले बात करें तो देखिए क्या तो हम जो है अल्टरनेटर करंट मशीन काम में लेते हैं, जिसका काम होता है एसी को डीसी में बदलने का। चूँकि कई बार हमारे पास सवाल भी आता है कि हम डीसी ही ज़्यादातर क्यों काम में लेते हैं, एसी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि ऐसी वेल्डिंग जो होती है इसमें अर्क ब्लो की समस्या होती है, क्योंकि इसमें धारा का मान घटता और बढ़ता रहता है, जबकि डीसी जो होती है इसमें धारा का समान एक समान रहता है। तो जिसके कारण उसमें जो आपकी अर्क बनेगी वह एक समान होती है, तो वेल्डिंग जोड़ भी जो बनेगा वह बेहतर बनेगा, बीड जो बनेगी वह छोटी बड़ी नहीं बनती है। इसीलिए सामान्यतः सबसे ज़्यादा जो है एक डीसी ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है, लेकिन यह एसी की सप्लाई को डीसी में बदलता है, इसे रेक्टिफायर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ जगह जहां पर यदि वेल्डिंग काफ़ी लंबी करनी है तो हम वहां पर डायरेक्ट ही एक एसी मोटर को काम में लेते हैं, जो कि एसी मोटर, ये एक्चुअल में जनरेटर ही होता है, मोटर जनरेटर हम इसे कहते हैं, जिसमें एक मोटर के द्वारा, एसी मोटर के द्वारा जो डीसी मोटर है उसे घुमा करके डीसी करंट की सप्लाई की जाती है, जिसके द्वारा हम वेल्डिंग में इसे काम में ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंजन जनरेटर। देखिए इंजन जनरेटर जो होता है यह भी हमारी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ रखा हुआ है, लेकिन जनरेटर जो है वो हमें इसीलिए चाहिए कि कुछ ऐसे स्थान भी होते हैं जहाँ पर बिजली की थोड़ी सी समस्या रहती है या बिजली नहीं होती है, या फिर लगातार वेल्डिंग करने के लिए चूँकि हमें फिक्स जो है एक एम्पियर चाहिए, तो उसके लिए हम डीजल जनरेटर के रूप में वहाँ पर एक इंजन काम में लेते हैं, जिसके द्वारा एक अल्टरनेटर लगाया जाता है। जिस तरीके से आप यहाँ मोटर जनरेटर देख रहे हैं यह इंजन जनरेटर होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यह रहता है कि यह बिजली उत्पन्न करे एसी, और यहाँ पर लगाया हुआ रेक्टिफायर जो है वह एसी को डीसी में बदल करके फिर हम यहाँ पर अपने एम्पियर को बदल करके वेल्डिंग के लिए इसे उपयोग में लेते हैं।
इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ जनरेटर सेट्स, छोटे जनरेटर सेट्स भी आते हैं जिनका प्रयोग हम लोग सामान्यतः हल्की या कुछ ऐसी जगह पर जिन्हें आसानी से ले जाया जा सकता हो, वहाँ पर इस प्रकार की वेल्डिंग जो है इस जनरेटर के द्वारा की जाती है। या फिर हम बात करें कि आज के समय में वेल्डिंग रेक्टिफायर वाला जो जनरेटर है यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, जिसे हम, क्योंकि सामान्यतः आपने देखा होगा कि आसपास जो है बिजली हमें आसानी से मिल जाती है, तो वहाँ पर इस तरीके के ट्रांसफार्मर को काम में लिया जाता है। ये भी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एयर कूल्ड होता है और ऑयल कूल्ड होता है। एक तो होता है हवा से ठंडा होने वाला, दूसरा होता है ऑयल से ठंडा होने वाला। इसके बाद हम गैस वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।